हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके ट्यूशन वाले सर। आज का जो हमारा चैप्टर हम देखेंगे वो है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और इसका ये वीडियो है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और वो चैनल पे आप लोग के लिए ऑलरेडी डाला हुआ है। आप लोग उधर से जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो खाना हमने खाया है ना, उसका डाइजेशन हमारे बॉडी में कैसे होता है। फिर आगे हम देखेंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो वगैरह, इनके अंदर खाना जो है वो कैसे पचता है, इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। फिर हम देखेंगे ये छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा, इनके अंदर खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे खाना पचता है। फिर हम अपने बॉडी में ये देखेंगे कि खाना जो है वो हमारी बॉडी में बच्चों बकल कैविटी में ही थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया था। जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में क्या हुआ था, ब्रेकडाउन हो गया था, टूट चुका था। लेकिन बच्चों अभी भी तो जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो प्रोटीन, फैट्स, ये सब खाने में ऑलरेडी मौजूद हैं। इनको भी तो तोड़ना है। जब तक डाइजेशन में हम तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये फूड बच्चों हमारे बकल कैविटी से अब हमारे ये फूड पाइप या ईसोफेगस के रास्ते कहाँ पहुंचता है, हमारे स्टोमक तक पहुंचता है। तो ये बच्चों मूवमेंट जो होती है फूड की बकल कैविटी से स्टोमक में, वो कैसे होती है? वो होती है बच्चों टूथपेस्ट टेक्नोलॉजी से। अरे आप जो ब्रश करते हो ना जिस टूथपेस्ट से, उसी की टेक्नोलॉजी से ये मूवमेंट होती है खाने की, हमारे बकल कैविटी से कहाँ तक, हमारे पेट तक, हमारे स्टोमक तक। बच्चों ये जो फूड है, जो खाना है, वो पेट में एमडीएच मसालों की मदद से डाइजेस्ट होता है, पचता है। उसके बाद फूड ना पेट से निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ना बच्चों ये बहुत बड़ा पागल है, ये बहुत बड़ा पागल सनकी है। ये कुछ नहीं छोड़ेगा, ये सबको पचा देगा। जितना काम करना था ना हमारे बकल कैविटी को और हमारे स्टोमक को खाने को पचाने में, उन्होंने अपना कर लिया। अब सारी जिम्मेवारी ये स्मॉल इंटेस्टाइन उठाता है, पूरे रहे सहे खाने को डाइजेस्ट कर देता है, पचा देता है। फिर उसके बाद बच्चों हम ये देखेंगे बहुत बड़ा पागल। फिर बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसके बाद फाइनली एनस के रास्ते इजेक्ट हो जाता है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे फूड पाइप या ईसोफेगस। ये फूड पाइप या ईसोफेगस होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये करता क्या है। तो हमने देखा कि बकल कैविटी में जो फूड था वो क्या हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट शुगर में ब्रेकडाउन हो गया था। फिर ये जो फूड है ये हमारे ईसोफेगस के रास्ते पेट तक पहुंच जाता है। मतलब ये फूड पहले बकल कैविटी से ईसोफेगस में जाता है, फिर ईसोफेगस से पेट में। तो हम देखते हैं फूड फ्रॉम बकल कैविटी पासेस इनटू ईसोफेगस। ये ईसोफेगस में चला गया। फिर ईसोफेगस क्या करता है, ईसोफेगस पुश डाउन द फूड। ईसोफेगस ना फूड को धक्का मारता है नीचे की तरफ, पुश डाउन करता है। और कहाँ पे, तो इनटू स्टोमक, ये स्टोमक तक पहुंचा देता है। तो अगर हमसे आपसे पूछ ले कि ईसोफेगस करता क्या है, तो ईसोफेगस पुश डाउन द फूड इनटू स्टोमक। अब ये जो मूवमेंट होता है बच्चों, ये कैसे होता है? ये होता है बच्चों टूथपेस्ट टेक्नोलॉजी से। पहले हम वो टूथपेस्ट टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, फिर हम आगे की पढ़ाई करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों? ये हमारा टूथपेस्ट, और इसमें पेस्ट खत्म हो चुका है, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं है। फिर भी हमें इसमें से पेस्ट निकालना है। तो हम सब घर पे क्या करते हैं, अभी भी हम वही करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पेस्ट का जो बाहर जो है ये बाउंड्री, ये कवर है, टूथपेस्ट का कवर है, या फिर हम इसको वॉल्स कह सकते हैं कि ये अंदर जो पेस्ट है उसके बाहर का दीवार है, वॉल है। तो हम क्या करते हैं, कैसे पेस्ट निकालते हैं, सबसे पहले नीचे दबाते हैं, पुश करते हैं। ठीक है, तो पुश करते हैं तो दीवार क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर ऊपर क्या करते हैं, फिर ऊपर पुश करते हैं, फिर उसके ऊपर पुश करते हैं, फिर उसके ऊपर पुश करते हैं, और हमारा टूथपेस्ट निकल जाता है। तो बच्चों फूड का भी जो मूवमेंट होता है ना हमारे बकल कैविटी से पेट तक, वो ऐसे ही होता है। वो हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि टूथपेस्ट से पेस्ट कैसे निकला। तो जो फूड भी है ना, ये भी हमारे ईसोफेगस से होता हुआ हमारे पेट तक वैसे ही पहुंचता है। वो हम देख लेते हैं कैसे। फूड इज पुश डाउन, फूड को नीचे पुश किया जाता है बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ ईसोफेगस। तो ये जो पेस्ट निकालना था बच्चों, तो हम क्या कर रहे थे, ये पेस्ट कैसे निकल रहा था, हम ये जो बाहर का कवर है, जो बाहर का वॉल है टूथपेस्ट का, उसको हम पुश कर रहे थे, फिर इसको आगे पुश कर रहे थे। तो वैसे ही जो फूड ईसोफेगस में पहुंचता है, तो ईसोफेगस के जो वॉल्स है ना वो पुश करते हैं फूड को। देखो सबसे पहले यहाँ पे पुश किया तो फूड आगे बढ़ा, फिर यहाँ पे पुश किया फूड और नीचे की तरफ बढ़ा, यहाँ पे पुश हुआ और नीचे बढ़ा, और फिर यहाँ पे पुश हुआ तो फूड अब हमारे स्टोमक में पहुंच गया। तो आपसे कोई पूछ ले कि फूड नीचे ईसोफेगस में कैसे ट्रेवल करता है,
तो बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ इसोफेगस। ठीक वैसे ही जैसे टूथपेस्ट हम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ टूथपेस्ट। ठीक है, तो ये किस टाइप का मूवमेंट है बच्चों, तो आप देखेंगे समंदर की जो लहरें होती हैं ठीक वैसा ही इसमें भी वेव बन रहा है, पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो कोई पूछ दे कि किस टाइप की ये मूवमेंट है, तो वेव की तरह ये मूवमेंट है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब सेम मूवमेंट जो है पूरे एलिमेंट्री कैनल में होती है। एलिमेंट्री कैनल आप जाते हैं ना, कि वो कैनल जो कि मुंह से स्टार्ट होता हुआ एनस तक जाता है, तो ये पूरे कैनल में फूड जो है बिल्कुल इसी तरह मूवमेंट करती है। अभी हमने देखा कि फूड की मूवमेंट हमारे बकल कैविटी से स्टोमक तक कैसे होती है, तो वो ईसोफेगस के वॉल्स के मूवमेंट से होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। मोटू पतलू वाले मोटू जानना चाहते हैं कि कई बार हम उल्टी कर देते हैं, वोमिट कर देते हैं, उस समय क्या होता है, फूड हमारे पेट से मुंह के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो मोटू जानना चाहता है कि जब वो खाना निकलता है उस समय फूड की मूवमेंट कैसी होती है, उस समय फूड कैसे निकलता है बाहर। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हम वोमिट कब करते हैं। हम वोमिट करते हैं अगर हमारे पेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, कीटाणु होते हैं ना बैक्टीरिया, उनका इन्फेक्शन अगर पेट में हो जाए जब हम वोमिट कर देते हैं, या फिर जब फूड पॉइजनिंग हो जाए, हम कुछ अनहेल्दी खाना खा लेंगे तो उस समय क्या होता है कि पेट में फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उस केस में हम वोमिट कर देते हैं। तो बच्चों जब हम वोमिट करते हैं ना, जब भी फूड की मूवमेंट ठीक वैसी ही होती है जैसे जब हम खाना खाते हैं जब होती है। मतलब उस समय भी ईसोफेगस के वॉल्स की मूवमेंट की तरह ही होगी। ऐसा नहीं होगी खाना डायरेक्ट पेट से कूद के हमारे मुंह तक चला आएगा, उसमें भी मूवमेंट वैसी ही होगी। ड्यूरिंग वोमिट फूड मूव्स अपवर्ड। वोमिट में क्या हो रहा है, फूड ऊपर की तरफ आ रहा है, मूव अपवर्ड इन द सेम वे एज इट मूव्स डाउनवर्ड। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये नीचे की तरफ जाता है जब हम खाना खाते हैं। कैसे? बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ वॉल्स ऑफ ईसोफेगस। जैसे जब हम इसको प्रेस करते हैं तो इसका क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। फिर ऊपर जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला नीचे वाला पार्ट क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, फिर ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बच्चों चलता रहता है, मतलब सिकुड़ना और फिर से उसका वापस में अपने शेप में आ जाना, रिलैक्स हो जाना। तो जो फूड है ना वो इसोफेगस के रास्ते किधर पहुंच गया, किधर पहुंच गया, वो पहुंच गया स्टोमक में, हमारे पेट में। अब हम जान लिए स्टोमक क्या होता है। तो स्टोमक जो है ना वो क्या है, वो है थिक वॉल्ड बैग। ये बैग है, और कैसा बैग है, जो कि जिसके वॉल्स जो है, जिसकी कवरिंग है बहुत मोटी होती है, थिक वॉल्ड। तो थिक वॉल्ड बैग है। अच्छा, और इसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप होता है किस लेटर की तरह, जे की तरह होता है। तो देखिए जे शेप्ड, ये भी क्लियर है आपको। अब आगे देखेंगे कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, मतलब फूड का वो रास्ता जिससे होता हुआ वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, वो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर करते हैं ना। तो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें सबसे ये चौड़ा होता है, सबसे वाइड होता है, सबसे चौड़ा। तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा हिस्सा है ये। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि स्टोमक करता क्या है। तो स्टोमक जो है, एक तो उसने फूड को रिसीव कर लिया, कौन से फूड को, जो कि ईसोफेगस से होके आए हैं। तो स्टोमक रिसीव फूड फ्रॉम ईसोफेगस। ठीक है, पहला काम ये हो गया। सेकेंड काम क्या होता है कि स्टोमक क्या करता है, ट्रांसफर इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड को फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर देता है आफ्टर डाइजेशन। पहले इसको पचाता है और पचाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। तो फूड जो है वो ईसोफेगस के रास्ते होता हुआ कहाँ पहुंचता है, वो होता है पेट तक। और कैसे मूवमेंट करता हुआ पहुंचता है वो तो हमने देख लिया था। अब ये जो पेट है, तो पेट की जो बाहरी कवरिंग है उसको हम वॉल बोल सकते हैं। जैसे हमारे घर में दीवार होती है, वैसे ही ये स्टोमक का क्या होगा, वॉल होगा। जो अंदर का जो लेयर होगा वो होगा इनर वॉल ऑफ स्टोमक। ठीक है, और बाहर का जो लेयर होगा वो क्या हो जाएगा, आउटर वॉल ऑफ स्टोमक। अब ये बच्चों जो इनर वॉल ऑफ स्टोमक है ना, यही हमारे पेट में जूस रिलीज करता है जिससे कि फूड हमारा डाइजेस्ट होता है। अब वो कौन कौन से जूसेस रिलीज होते हैं वो हम देख लेते हैं। पहला तो होता है म्यूकस, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा होता है डाइजेस्टिव जूस। अब बच्चों अगर आपको याद करने में दिक्कत होगी तो आप ये देख लेना, MDH गरम मसाला, ये आपने सुन रखा होगा। MDH से बने हुए जो खाने होते हैं कितने टेस्टी टेस्टी लगते हैं, मजा आ जाता है जब वो पेट तक पहुंचते हैं। तो ये जो MDH है ना, यही जूस है जो हमारे पेट में रिलीज होता है। M से क्या हो गया, म्यूकस,
डी से क्या हो गया, डाइजेस्टिव जूस, और एच से क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है वो हम देख लेते हैं। तो ये जो म्यूकस होता है ना बच्चों, ये होता है मसीहा। मसीहा क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं लोगों की। तो म्यूकस भी प्रोटेक्ट करता है किसे, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, हमारे पेट के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है वो अभी हम देखेंगे। फिर दूसरा क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज हो रहा था ना, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, सबसे पहले तो ये बैक्टीरिया को मारता है, तो किल्स बैक्टीरिया दैट कम्स अलोंग विद द फूड। जो फूड के साथ बैक्टीरिया आ गए हैं उनको मारता है, पहला फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। दूसरा ये क्या करता है, जो डाइजेस्टिव जूस है ना, जो खाने को पचाने वाले हैं, जो खाने को पचाने में हेल्प करने वाले हैं, उनकी मदद करता है। कैसे मदद करता है वो देखते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स मीडियम इन द स्टोमक एसिडिक, पेट में जो मीडियम है उसको एसिडिक बना देता है, एसिडिक माहौल बना देता है, जिससे कि डाइजेस्टिव जूस को काम करने में मदद मिल जाती है। हेल्प्स डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। अब हम देखते हैं कि म्यूकस जो है वो किससे प्रोटेक्ट करता है बच्चों, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। आप सबको पता है ना कि एसिड कितना डेंजरस, कितना खतरनाक होता है, वो हमारे स्टोमक के वॉल्स को भी डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जितने भी जूस थे इनके फंक्शंस हमने पढ़ लिए। अब ये डाइजेस्टिव जूस करते क्या हैं, तो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, दे ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूटा था, बक्कल कैविटी में, और प्रोटीन अब टूट रहा है बच्चों कहाँ, हमारे स्टोमक में, पेट में। डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपलर सबस्टेंस, प्रोटीन टूट गया है ना, कार्बोहाइड्रेट टूट चुका था, प्रोटीन भी टूट गया। अब फिर फूड स्टोमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इससे पहले कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन को समझें, एक बार हम ये एमडीएच मसाले को देख लेते हैं। एमडीएच, एम से क्या हो जाएगा, म्यूकस। म्यूकस क्या है, मसीहा है, इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। किसे, हमारे जो स्टोमक के इनर लाइनिंग है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। डी, डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को सिंपलर सबस्टेंस में तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ टूटा था, बक्कल कैविटी में, प्रोटीन कहाँ टूट रहा है, हमारे स्टोमक में। एच क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके फंक्शंस को हमने पढ़ लिया था। एक तो ये बैक्टीरिया को मारता है, और दूसरा कि डाइजेस्टिव जूस की हेल्प करता है। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन देख लें। ओके, तो स्टोमक हमने देख लिया था। ये फूड जो है ना ईसोफेगस से होता हुआ स्टोमक पहुंचता है, स्टोमक से फिर ये कहाँ पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं। और डाइजेस्टिव जूस कौन रिलीज करता है, तो बहुत सारे ग्लैंड्स करते हैं। अब मैं आपसे पूछ दूं कि ये ग्लैंड्स क्या होते हैं, तो ग्लैंड्स वो सारे ऑर्गन्स होते हैं ना जो कि जूस रिलीज करते हैं। अब ग्लैंड्स देख लो या गैलन देख लो, एक ही तरह सिमिलर साउंड कर रहे हैं। तो गैलन में क्या रहता है, लिक्विड भरा रहता है। तो ग्लैंड्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसमें कि डाइजेस्टिव जूस रहते हैं, वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज कर देते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। हम वो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। वो है लीवर, फिर पैंक्रियाज और वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लीवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वाल हैं, इनर वाल हैं, वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। तो इसको हम देख लेंगे, डाइजेस्टिव जूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज सेक्रेटेड बाई फॉलोइंग ग्लैंड्स। वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, तो लीवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स। अच्छा बच्चों को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ कितना है, इसका लेंथ होता है 25 फीट, या फिर मीटर में देखेंगे तो 7.5 मीटर, यानी एक एवरेज इंसान से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है ये, है ना। अब और ये स्मॉल इंटेस्टाइन ना बहुत बड़ा पागल है, बहुत ही बड़ा पागल है। ये जो भी खाना इसके पास पहुंचा है ना, उन सबको अब ये पचा डालेगा, ये नहीं छोड़ेगा। ये आधा आधा काम नहीं करता, ये पूरा काम करेगा। और अपने ये काम करने में मदद लेता है अपने दो दोस्त का, दो जिगरी दोस्त। वो दो इसके दोस्त होते हैं, एक है लीवर और एक है पैंक्रियाज। ठीक है, ये क्या करते हैं दोनों दोस्त, ये दोनों दोस्त जूस रिलीज करते हैं, खाना को पचाने के लिए जूस रिलीज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की मदद करते हैं। कुछ जूस तो इसके जो इनर वाल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, वो भी रिलीज करते हैं, और कुछ जूस इसके दोनों दोस्त मिलकर करते हैं, लीवर और पैंक्रियाज। तो इन दोनों दोस्त को हम एक एक करके जानते हैं कि पहले ये क्या होते हैं और ये कौन से जूस रिलीज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे लीवर। लीवर क्या है, तो लीवर जूस रिलीज कर रहा है। तो मैंने बताया कि
ग्लैंड्स क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गन जो कि जूस रिलीज करते हैं। तो लीवर क्या हो जाएगा? ग्लैंड हो जाएगा। तो लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड, इसका कलर ना रेडिश ब्राउन होता है, इसलिए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। और ये कहाँ सिचुएटेड है देखेंगे? पेट के ऊपरी हिस्से में। तो सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। तो आपसे कोई पूछ ले कि लीवर क्या है, तो आप बता देना कि लीवर इज रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है। लीवर क्या करता है? लीवर एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, रिलीज करता है, उसको हम बोलते हैं बाइल जूस। ठीक है। लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जूस जो सिक्रेट करता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। ठीक है। दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लीवर सिक्रेट्स अ जूस जिसको हम कहते हैं बाइल जूस, एंड दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब हम देख लेंगे पैंक्रियाज के बारे में। तो ये पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा दोस्त है, पहला दोस्त लीवर था। तो पैंक्रियाज क्या है? पैंक्रियाज भी ग्लैंड है, क्योंकि ये जूस रिलीज करता है, और ग्लैंड वो सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं। तो पैंक्रियाज भी एक ग्लैंड है। और ये कैसा ग्लैंड है? तो क्रीम कलर का है, क्रीम कलर्ड ग्लैंड है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये स्टमक के नीचे पाया जाता है, तो सिचुएटेड जस्ट बिलो स्टमक। ठीक है। ये भी एक जूस रिलीज करता है, उसे हम बोलते हैं पैंक्रिएटिक जूस। जो लीवर जूस सेक्रेट कर रहा था उसको हम क्या बोल रहे थे? बाइल जूस। और पैंक्रियाज जो सेक्रेट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? रिलीज कर रहा है उसको बोलेंगे पैंक्रिएटिव जूस। तो हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स मुंह में स्लाइवा रिलीज कर देता है, फिर स्टोमक के जो इनर वॉल्स हैं वो भी जूस रिलीज करते हैं, ये लीवर करता है, ये पैंक्रियाज करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स हैं वो भी रिलीज करते हैं। तो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है हमारी बॉडी में? वो होता है बच्चों लीवर। तो मैंने क्या बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना बहुत बड़ा पागल है। तो इसके जो जूस रिलीज होते हैं उसे अगर हमें ध्यान रखना हो तो कैसे देखेंगे? बहुत बड़ा पागल। तो बहुत बड़ा, तो हमने देखा था कि जो लीवर है वो क्या जूस जो रिलीज करता है वो कौन सा करता है? बाइल जूस, बहुत बड़ा से बाइल जूस। फिर पागल, प से क्या हो जाएगा? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या आता है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दोस्त है ना, जो कि मदद कर रहा था, पैंक्रिएटिव जूस रिलीज कर रहा था जिससे कि फूड के डाइजेशन में मदद मिल सके। तो पी से प से हो गया पैंक्रियाज। पागल ग से जो लीवर जो बाइल जूस रिलीज कर रहा था वो कहाँ स्टोर हो रहा था? वो रहा था गॉल ब्लैडर में। तो ये हो गया हमारा गॉल ब्लैडर। और ल से क्या हो गया? लीवर। तो लीवर ये क्या था? स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा दोस्त। तो आपको इससे याद हो जाएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला दोस्त कौन सा है? तो वो है हमारा पैंक्रियाज। दूसरा दोस्त कौन सा है? वो है लीवर। लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ठीक है बच्चों। अब हमने ये देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस रिलीज करते हैं वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? वो है लीवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स। अब हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से जूस रिलीज करते हैं, और वो जो जूस हैं वो फूड के किन किन कंपोनेंट को डाइजेस्ट करते हैं, फूड के किन किन पार्ट को पचाते हैं। तो लीवर जो है वो क्या सेक्रेट करता है बच्चों? वो सेक्रेट करता है बाइल जूस। हमने देखा था कि ये गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड रहता है। और ये किस चीज को डाइजेस्ट करता है? ये डाइजेस्ट करता है फैट्स को। तो फैट्स का डाइजेशन सबसे पहले हमारे यहाँ कहाँ होता है? वो होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अच्छा, पेट में सबसे पहले डाइजेशन किसका हुआ था? प्रोटीन का, वो हमने देखा था। और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले कहाँ टूटा था? वो टूट गया था हमारे बकल कैविटी में, स्लाइवा ने उसको तोड़ दिया था। तो लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है जो कि पचाता है फैट्स को। ठीक है। पैंक्रियाज कौन सा जूस सेक्रेट करता है, कौन सा जूस रिलीज करता है? वो करता है पैंक्रिएटिव जूस। और ये क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो अभी बचे हुए हैं उन सबको ये डाइजेस्ट करता है। कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी सबसे पहले बकल कैविटी में डाइजेस्ट हुआ था, प्रोटीन हमारे स्टोमक में डाइजेस्ट हुआ था, फैट को लीवर ने डाइजेस्ट कर दिया। अब जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स रह गए हैं उसको ये पैंक्रिएटिव जूस डाइजेस्ट करता है। ठीक है। और फिर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स हैं, जो उसके इनर वॉल्स हैं वो जूस रिलीज करते हैं इंटेस्टिनल जूस। ठीक है। इंटेस्टिनल जूस रिलीज करते हैं। और ये क्या करता है? पार्सली डाइजेस्टेड फूड, अभी भी जो फूड है ना जो थोड़े थोड़े डाइजेस्टेड नहीं है उनको क्या करता है? कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है। तो अब ना कुछ हम फैक्ट्स देख लेंगे। उससे पहले हम सब जानते हैं ना कि डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ना रहता है हमें किसमें? सिंपलर सब्सटेंस में। जो भी फूड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये कॉम्प्लेक्स हैं। तो इसको ना हमें डाइजेस्ट करना मतलब तोड़ना है सिंपलर सब्सटेंस में। तो वो सिंपलर सब्सटेंस किन किन में टूटते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना ये सबसे पहले कहाँ पे टूटता है?
ये सबसे पहले टूटता है हमारे बकल कैविटी में ही। जो स्लाइवा है ना वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देती है हमारे बकल कैविटी में। तो कार्बोहाइड्रेट किन चीजों में टूटता है? ये टूटता है सिंपल शुगर में, जिसको कि हम कहते हैं ग्लूकोज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन सबसे पहले कहाँ टूटता है? हमारे स्टोमक में। फूड इसोफेगस से होता हुआ पेट तक पहुंचता है, स्टोमक तक। तो ये प्रोटीन कहाँ टूटता है? हमारे स्टोमक में। और किस में टूटता है? ये टूटता है एमिनो एसिड में। ठीक है, याद कर लोगे आप कि प्रोटीन टूटता है एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट टूटता है सिंपल शुगर जिसे कि हम ग्लूकोज कहते हैं। अच्छा, इसके बाद पेट से होता हुआ फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले फैट डाइजेस्ट होता है। तो फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये आप ध्यान कर लेना। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है कि फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कंप्लीटली पच जाता है। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा पागल है कि हर खाने को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देता है। इतनी मेहनत की गई, वो किस लिए की गई? ताकि फूड को ना हमारी बॉडी कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर सके और उससे एनर्जी पा सके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो फूड डाइजेस्ट हो चुके हैं ना, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगा, हमारे बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचेगा। जब तो हमारे बॉडी के हर पार्ट को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो वो कैसे पहुंचती है? हमारे बॉडी में ना बच्चों, ब्लड बॉडी के हर पार्ट तक फ्लो करता है। ये कैसे फ्लो करता है? हमारे बॉडी में ना एक पाइप सी स्ट्रक्चर है ना, जो पूरे बॉडी में बिछी हुई है। उस पाइप को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और वही ब्लड वेसल्स के रास्ते ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो ये जो डाइजेस्टेड फूड है ना बच्चों, ये पहले तो ब्लड में मिल जाते हैं, और ब्लड में मिलकर ये उन्हीं ब्लड वेसल्स के रास्ते हमारे बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाते हैं। आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डाइजेस्टेड फूड रीचेज सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के हर एक सेल्स तक ये डाइजेस्टेड फूड कैसे पहुंचते हैं? तो डाइजेस्टेड फूड रीचेज टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। ये सेल्स तक पहुंचते हैं कैसे? थ्रू आवर ब्लड, हमारे ब्लड के थ्रू, हमारे ब्लड के रास्ते, फ्लोइंग थ्रू द ब्लड वेसल्स। ये ब्लड कहाँ फ्लो कर रहे थे? तो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहे थे। तो इन्हीं ब्लड के थ्रू ये पहुंच जाती है हमारे बॉडी के हर पार्ट तक। डाइजेस्टेड फूड एंटर्स द ब्लड वेसल्स कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपसे पूछ दे कि डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड में कहाँ एंटर करती है, तो ये एंटर करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब हम स्टेप्स देख लेंगे कि ये जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, वो हमारे बॉडी के हर सेल्स तक कैसे पहुंचती है। तो बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना हजारों ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि जो फूड डाइजेस्टेड हो गए ना, कंप्लीटली पच गए ना, उसको ये लोग एब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसे कहते हैं विली। तो इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। ठीक है, जिसे कि हम बोलते हैं विली। अब ये विली क्या करती है? विली एब्जॉर्व कर लेती है किसे? डाइजेस्टेड फूड को। विली ने एब्जॉर्व कर लिया डाइजेस्टेड फूड को, और फिर इसको क्या करेगी? डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर देगी, भेज देगी। किसे? किसके पास? टू ईच सेल्स ऑफ आवर बॉडी, बॉडी के हर सेल्स तक। कैसे? बाय द ब्लड वेसल्स, जो इससे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, पाइप की तरह ब्लड वेसल्स जो इससे अटैच हैं, उसके रास्ते ये हर सेल्स को भेज देगी। ओके बच्चों, हम देखेंगे कि ये विली क्या है, व्हाट इज विली, और विली के फायदे क्या हैं, और फिर एब्जॉर्प्शंस क्या है। तो विली क्या है? विली मैंने आपको बताया ना अभी, ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ है। ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे? तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे। और ये किस चीज में मदद करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में। दैट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग डाइजेस्टेड फूड। किन में? तो इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ही तो ये ऑब्जर्व हो रहा है। एब्जॉर्ब एक बार ब्लड वेसल्स में हो गया तो ये ब्लड के रास्ते कहाँ? बॉडी के हर सेल्स तक पहुंच जाएगा। तो विली जान लिया हमने, विली का डिफिनीशन यही हो गया। अब विली का एडवांटेज क्या है? अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ विली, विली के फायदे क्या हैं, तो विली क्या करता है? एब्जॉर्प्शंस का जो सरफेस एरिया है ना, वो इंक्रीज कर देता है फूड को एब्जॉर्ब करने का। अब आप देखेंगे कि अगर ये फ्लैट होता, ये विली जो है फिंगर लाइक आउटग्रोथ नहीं होता, तो जो फूड है बस इन हिस्सों पे एब्जॉर्ब होती। लेकिन जैसे ही ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ हो गया फिंगर की तरह, तो फूड इधर भी एब्जॉर्ब होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, इधर भी होगी, और इधर भी होगी। मतलब इसको ज्यादा एरिया मिल गया एब्जॉर्ब होने के लिए। तो विली इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा क्या करता है विली, कि विली में जो ब्लड वेसल्स अटैच्ड हैं, वो क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे? हमारे बॉडी के हर सेल्स तक। तो ब्लड वेसल्स ऑफ विली ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं कहाँ? टू ईच सेल्स ऑफ आवर बॉडी।
तो हमने व्हीली के फायदे देख लिए। अब हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन क्या है। तो बच्चों एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस है। जैसे इंजेक्शन हमने पढ़ा था कि फूड को अपने अंदर लेना, लेकिन इन फूड इनसाइड आवर बॉडी, फूड को अपने अंदर लिया था, फिर क्या हुआ था, फूड का डाइजेशन हुआ था, फूड डाइजेस्ट हुआ था पहले बकल कैविटी में, फिर स्टोमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब वो फूड क्या हो रहा है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, ब्लड वेसल्स में। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है, प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब इन ब्लड। तो ब्लड में अब ये घुल जा रहा है, मिल जा रहा है। तो ब्लड में इसका डाइजेस्ट हो जाना, ब्लड में इसका एब्जॉर्ब हो जाना, घुल जाना, मिल जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों जो पचा हुआ खाना है वो ब्लड वेसल्स में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, फिर वो ब्लड में घुल मिल गया। और ब्लड में घुल मिल के ये क्या हुआ, हमारे बॉडी के हर सेल्स तक पहुंच गया। तो बॉडी के सेल्स तक जब पहुंच जाता है तो बॉडी के सेल्स क्या करेगी, ये फूड को यूज कर लेगी। किस लिए यूज कर लेगी, ताकि उसको प्रोटीन मिल सके और एनर्जी मिल सके। प्रोटीन क्यों मिल सके, ग्रोथ के लिए, और एनर्जी क्यों मिल सके, कोई भी काम करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, द ब्लड ट्रांसपोर्ट द डाइजेस्टेड फूड। अब जो ब्लड है जिसमें कि ये फूड क्या हुआ है, घुल चुका है, मिल चुका है, वो ट्रांसपोर्ट कर देता है डाइजेस्टेड फूड को कहाँ, टू ईच सेल्स ऑफ द बॉडी। कैसे पहुंचाता है, तो ब्लड वेसल्स के रास्ते पहुंचाता है, थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के रास्ते पहुंचाता है। आप सब लोग बता दोगे, ठीक। अब ये जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं ये जब पहुंचते हैं बॉडी के हर सेल्स तक, तो सेल्स अब क्या करेगा, सेल्स इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, ताकि उसको एनर्जी मिल सके, उसको प्रोटीन मिल सके। तो इसी प्रोसेस को बच्चों हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो हमसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज एसिमिलेशन, तो वो हम देख लेंगे। एसिमिलेशन भी एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड थे ना, जिस फूड को हमने डाइजेस्ट किया था, पचाया था, फूड को सेल्स, जो बॉडी की सेल्स है, वो क्या करती है, यूज कर लेती है। किस लिए यूज करती है, टू गेट प्रोटीन एंड एनर्जी। उसको प्रोटीन चाहिए और एनर्जी चाहिए। तो प्रोटीन और एनर्जी पाने के लिए सेल्स जो है डाइजेस्टेड फूड को यूज कर लेती है। सेल्स तक वो पहुंच गया है, तो अब सेल्स क्या करेगी, उसको यूज करेगी ना। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, तो हमने अभी देखा कि जो फूड है ना वो कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत बड़ा पगला बैठा हुआ, अपने जय वीरू दोस्त की मदद से, लीवर और पैंक्रियाज की मदद से फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दे रहा है। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलकर कहाँ पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं कि होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो लार्ज इंटेस्टाइन है बच्चों वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर भी होता है और इससे लेंथ इसका छोटा होता है। इसका लेंथ होता है या तो 1.5 मीटर या फीट में देखेंगे तो 5 फीट। और स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी थी, उसकी थी 7.5 मीटर एंड 25 फीट। इससे 5 टाइम्स ज्यादा लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फंक्शंस देख लेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों अभी भी जो फूड है ना स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा है, उसमें भी अभी भी पानी और नमक, वाटर और सॉल्ट वो मौजूद हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन वैसे फूड से वाटर और सॉल्ट को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इट एब्जॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या करते हैं, जो अब वेस्ट बच गया, अब जो वेस्ट बच गया उसमें कुछ नहीं रखा है, अब उसको हमें निकाल देना, बाहर एक्सक्रीट कर देना है। तो रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। अब रिमेनिंग जो वेस्ट है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, रिमेन देयर एट सेमी सॉलिड फीसीज। और वहां जाके मल के रूप में, हिंदी में जो मल है, जो शौचालय में आप सुबह सुबह जाके क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, उसके फॉर्म में जाके वो रेक्टम में स्टोर हो जाता है। और वहां से हम क्या करते हैं, फूड को डिस्चार्ज कर देते हैं। जब भी प्रेशर आता है तो हम जाके डिस्चार्ज करते रहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग, हम क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर दे रहे हैं। किसको, द अनयूजेबल और अनडाइजेस्टेड फूड। ऐसे फूड जो कि अब हमारे काम के नहीं है या फिर वो अनडाइजेस्टेड फूड है, कहाँ से, तो फ्रॉम आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर फ्रॉम आवर एलिमेंट्री कैनाल, इज कॉल्ड इजेशन। ये प्रोसेस आप समझ गए इजेशन का। ओके बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने से लेकर और सुबह शौचालय में कमोड में बैठकर क्या करते हैं, हम वेस्ट पार्ट को निकाल देते हैं। तो खाना खाने से लेकर वेस्ट पार्ट को निकालने तक का जो स्टेप्स हैं वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, 5 स्टेज में डिवाइडेड है।
वो 5 स्टेज को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को अपने बॉडी में लेते हैं। ठीक है, फूड को अपने बॉडी में लेने का तरीका हर एक एनिमल्स का अलग अलग होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, फूड को अपने बॉडी में लेना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, डॉक्टर मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर देता है। तो इंजेक्शन और इंजेशन एक ही जैसे साउंड कर रहे हैं। तो इंजेक्शन में क्या होता है, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, ये आप समझ गए। अब जो फूड हमने अपने बॉडी में ले लिया, तो फूड जो है उसको हम डाइजेस्ट करेंगे, उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ेंगे, क्योंकि फूड में ना कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, जिसको कि हमारी बॉडी जो है या बॉडी में जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते हैं, पहले उसको तोड़ना पड़ता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। ठीक है, अगला प्रोसेस होता है कि जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो अब इसको ब्लड के रास्ते हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक भेजना है। तो सबसे पहले ब्लड में इसको एब्जॉर्ब करा दें, ब्लड एक बार इसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो उसको बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचा देगी। तो द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेना कहाँ पे, ब्लड में, खून में हमारे ये एब्जॉर्ब हो गया, क्योंकि खून के रास्ते होते हुए ही ये बॉडी के हर सेल्स तक पहुंचेगी। तो खून में इसका एब्जॉर्ब हो जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अगला होता है एसिमिलेशन। अब ये खून में एब्जॉर्ब हो गया तो ये बॉडी के हर सेल्स तक, हर पार्ट तक पहुंच जाता है। तो वहां पे पहुंचा तो अब हर वो सेल, बॉडी का हर वो सेल उस फूड को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, यूज करेगा। क्यों, ताकि उससे वो एनर्जी पा सके, उससे वो प्रोटीन पा सके। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को यूज कर लेना। और कौन यूज करते हैं, तो बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी, बॉडी की हर सेल्स वो डाइजेस्टेड फूड को यूज करती है। क्यों, फॉर गेटिंग एनर्जी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया वो क्या होता है, बॉडी से हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो इजेशन, तो इजेशन में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग, एक्सक्रीट कर देते हैं, निकाल देते हैं क्या, अनडाइजेस्टेड फूड या फिर अनयूजेबल फूड। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इजेशन। तो इस तरह से ये 5 स्टेजेस हमने देख लिए। क्लियर है, हमने जो अभी जो ये डाइजेशन देखा, जिसमें कि फूड ना डाइजेस्ट हो रहा है, पच रहा है हमारी बॉडी में, इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है कि एक बार एक पेशेंट को गोली लग जाती है, फिर वो पेशेंट जब डॉक्टर के पास पहुंचता है तो डॉक्टर ने उसको ठीक तो कर दिया, लेकिन उसके पेट में एक होल रह जाता है। वो होल के थ्रू ही डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया था, उसने ऑब्जर्व किया कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो किन किन प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है, फूड हमारे बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होती है। फिर उस डॉक्टर ने पता लगाया था। अच्छा, तो अभी हमने देख लिया कि डाइजेशन क्या होता है, तो डाइजेशन से जुड़ी एक बीमारी भी देख लेते हैं, वो है डायरिया। अब डायरिया में क्या होता है बच्चों, कि जब हम शौचालय में जाते हैं ना, वो बार बार शौचालय में जाएं और गोले बारूद की जगह क्या हो कि वाटरफॉल हो, मतलब कि हमारा जो स्टूल हो वो लूज हो, लिक्विड के फॉर्म में जब हो और ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो, तो वैसे केस में जो बीमारी होती है वो होती है डायरिया। अब डायरिया किन किन कारणों से हो सकता है, डायरिया देख लेंगे। अगर आपसे पूछ ले कि कॉज ऑफ डायरिया, तो आप बोलेंगे इन्फेक्शंस। अगर इन्फेक्शंस लग जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो डायरिया हो सकता है। फूड पॉइजनिंग, अगर फूड पॉइजनिंग हो जाए तो डायरिया हो सकता है। या फिर इनडाइजेशन, सही से जो फूड हमने खाया वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, इनडाइजेशन हो गया, तो उस केस में डायरिया हो सकता है। ये ना चिल्ड्रंस के बीच में बहुत ही कॉमन है। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर डायरिया को सही से कंट्रोल नहीं किया गया, सही से क्योर नहीं किया गया, तो ये ना फैटल भी हो सकता है। फैटल मतलब इसमें जान भी जा सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे कराएं, क्योर क्या है, तो विजिट द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर के पास आप जाइए, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए और आप ठीक हो जाएंगे आप। दूसरा क्या है कि जो भी पेशेंट है जिनको भी डायरिया हुआ है, उनको हम लोग ORS दें। ये ORS क्या होता है बच्चों, ये ORS होता है वाटर जिसमें कि सॉल्ट और शुगर मिले होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर मात्रा में सॉल्ट भी मिले होते हैं, शुगर भी मिलना होता है, यानी पानी में चीनी और नमक दोनों घोल के पेशेंट को हम दे देते हैं, इसे बोलते हैं ORS। तो प्लेंटी ऑफ वाटर दें, बहुत सारा हम उसको पानी दें जिसमें कि सॉल्ट और शुगर दोनों मिले हों। ठीक है, इस तरह से हम डायरिया बचा सकते हैं। तो हमने अभी देख लिया कि हम इंसानों में डाइजेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। वैसे ही ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, इनके अंदर भी डाइजेशन होता है। अब हम वो देखने वाले हैं कि आखिर इनके अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं।
ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, आपने देखा होगा कि ये बहुत जल्दी जल्दी फूड को क्या करते हैं, स्वेलो करते हैं, निगल जाते हैं। और निगलने के बाद पता है इसको कहाँ रखते हैं, इनके पेट का एक हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं रूमेन। तो ग्रास को ये क्विकली स्वेलो कर देते हैं और उसको एक स्टोमक के एक पार्ट में रखते हैं जिसको हम बोलते हैं रूमेन। तो रूमेन क्या है, रूमेन एक पार्ट ऑफ स्टोमक है, किसका, ग्रास ईटिंग एनिमल्स का। फिर क्या होता है, ये फूड ना रूमेन्स में थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है। कैसे, फूड हमारे पहले बकल कैविटी में थोड़ा सा डाइजेस्ट हो रहा था, फिर स्टोमक में डाइजेस्ट हो रहा था, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जा रहा था। तो इनके भी रूमेन में वो थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो हल्का थोड़ा सा डाइजेस्ट हुआ है। तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड, तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो कि रूमेन में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कड, CUD, कड। तो पार्सली डाइजेस्टेड फूड जो रूमेन में प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं कड। और रूमेन क्या है, तो स्टोमक का एक पार्ट है, ठीक है। फिर ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स बच्चों पता है क्या करते हैं, कड को ये लोग वापस से माउथ में लाके उसको च्यू करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज रूमिनेशन, तो हम देख लेंगे द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें कड को, जो कि रूमेन में है, द कड इज ब्रॉट बैक इनटू द माउथ, द कड इज ब्रॉट बैक इनटू द माउथ, माउथ में वापस से ला रहे हैं, एंड च्यूड अगेन अगेन अगेन, इज कॉल्ड रूमिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। अच्छा, ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो हमने ये समझ लिया कि रूमेन क्या है, तो रूमेन ऐसे ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टोमक का एक पार्ट है, ठीक है। रूमिनेंट्स क्या है, तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेशन क्या है, तो जो कड है, जो रूमेन में पार्सली डाइजेस्टेड फूड है, उसको वापस से ब्रॉट बैक करना माउथ में, उसको फिर से च्यू करना, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। क्लियर है मेरे बच्चों, तो आगे देखते हैं। हमने अभी देखा कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स ना सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे जानवर और हम इंसान भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स की मदद कौन करता है, ये कैसे डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो इनकी मदद करते हैं बैक्टीरिया। तो कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के रूमेन में, रूमेन क्या है, पार्ट ऑफ स्टोमक, जो मैंने आपको बताया था, उनके रूमेन में ये बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करता है। जैसे कि कैटल और डियर, कैटल्स और डियर के रूमेन में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के सीकम में ये पाए जाते हैं। तो सीकम भी क्या है, स्टोमक का ही पार्ट है। जैसे रूमेन स्टोमक का पार्ट था, वैसे ही सीकम भी स्टोमक का पार्ट होता है, जो कि कहाँ होता है, ओसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बीच में होता है। ये क्या करता है, ये भी डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन सेलुलोज का कैसे होता है वो देखते हैं। CRT बुक की बूझो पहेली की जो पहेली है वो जानना चाहती है कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं वो ग्रास को पहले ही च्यू क्यों नहीं करते, क्यों उसको डायरेक्ट स्वेलो कर देते हैं जो कि उनके रूमेन में चला जाता है। तो बच्चों वो इसलिए कि ये जो ग्रास में जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज की प्रेजेंस की वजह से ये जो ग्रास हैं वो थोड़े सख्त होते हैं, ठीक है। तो उसको वो रूमेन में इसलिए भेजता है ताकि सेलुलोज जाके उधर मॉइस्चन हो जाए, थोड़े से नर्म हो जाए, थोड़े से सॉफ्टन हो जाए। तो एक बार जब वो सेलुलोज सॉफ्ट हो जाता है ना, फिर से उसको वापस रूमिनेशन प्रोसेस से अपने माउथ में लाके वो उसको च्यू करते हैं। इस तरह से डाइजेशन जो है ना वो प्रॉपर होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए आप सब लोग। अब हमें देखना है कि डाइजेशन इन अमीबा, अमीबा में फूड का डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो हम यही जान ले कि ये अमीबा क्या होते हैं। तो अमीबा ना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे ऑर्गेनिज्म है, जो कि सिर्फ एक सेल से बने हैं। अच्छा, हमने सेल के बारे में चैप्टर 1 में देखा था कि सेल होता क्या है और सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सेल ना हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है। जैसे जो घर है वो ईंट से बना रहता है, बहुत सारे ईंट मिलाते हैं तो घर बनता है, वैसे ही हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट सेल होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म ना एक सिंगल सेल से बने हैं और सेल इतने छोटे होते हैं कि वो अपने नेकेड आई से नहीं दिख सकते हमारे, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तो अमीबा भी हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ठीक है। तो अमीबा कैसे होते हैं, तो अमीबा माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, तो वाटर में, पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। अमीबा हमने समझ लिया। अब हम देख लेते हैं कि अमीबा सिंगल सेल से बने हैं। तो सेल का स्ट्रक्चर चैप्टर 1 में हमने देखा था। तो अमीबा में क्या क्या होता है, एक तो बाहर की जो कवरिंग होती है घर के ऊपर जैसे प्लास्टर होता है, तो सेल के ऊपर भी एक बाहर की बाउंड्री होती है जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अमीबा में भी क्या होता है, अमीबा हैज सेल मेम्ब्रेन। और सेंटर में
एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो अमीबा में भी क्या होगा, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें क्या होते हैं अमीबा में, मेनी बबल लाइक वैक्यूल्स, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं ना, वो होता है बच्चों साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में बहुत बबल की तरह वैक्यूल्स होते हैं। ये जो बबल आपने देखा होगा, तो इसी बबल्स की तरह क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो अमीबा में होता है, जो इनको खाने में भी मदद करता है और इनके चलने में भी मदद करता है, वो क्या होता है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया या फिर इसको बोलते हैं फॉल्स फीट। ये कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जो फिंगर्स होते हैं ना हमारे, तो फिंगर्स की तरह दिखता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडोपोडिया, या फिर ये भी बोलते हैं फॉल्स फीट। फॉल्स मतलब गलत, गलत पैर हैं, फॉल्स फीट, ठीक है बच्चों। अब अगर हमसे कोई पूछ ले जो अमीबा है ना, उनका शेप क्या है, तो इनका कोई भी कांस्टेंट शेप नहीं है, क्योंकि हर मोमेंट पे ना अमीबा क्या करता है, अपना आकार बदल रहा है, अपना शेप बदल रहा है, अपना पोजीशन भी बदल रहा है। तो इनका कोई भी कांस्टेंट शेप नहीं है और कोई भी पोजीशन इनका फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। मतलब ये हर मोमेंट पे मूव कर रहे हैं। ये मूव किसकी मदद से करते हैं, तो मैंने बताया था कि इनके पास स्यूडोपोडिया होते हैं, जिसको कि हम फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो ये स्यूडोपोडिया की मदद से ये अमीबा क्या करते हैं, मूव करते हैं। अच्छा, ये जानते हैं ये स्यूडोपोडिया की मदद से मूव तो करते ही करते हैं, ये उसकी मदद से खाना भी खाते हैं। दे ईट एज वेल, अमीबा ईट एज वेल एज मूव विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो स्यूडोपोडिया की मदद से ये मूव भी कर रहे हैं और उसकी मदद से खाना भी खा रहे हैं। तो ये फीट क्या, ये फीट है नहीं, ये फॉल्स फीट है, क्योंकि इसकी मदद से ये खाना भी खा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि अमीबा खाता क्या है। तो अमीबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाते हैं। अमीबा फीड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये कैसे खाते हैं, तो ये खाते हैं अपने स्यूडोपोडिया की मदद से। जैसे ही इनको लगता है कि इनके आगे शिकार है, तो अपने स्यूडोपोडिया को आगे बढ़ा देते हैं और वो प्रे को ये लोग कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, इनगल्फ कर लेते हैं। वो इनगल्फ कर लेते हैं तो फिर इनका जो प्रे है वो कहाँ पे ट्रैप हो जाता है, तो मैंने बताया था कि बबल की तरह इनका वैक्यूल्स होता है, उसमें वो प्रे ट्रैप हो जाता है और उसको वो फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं। तो अमीबा सेंस फूड, इट पुशेस आउट स्यूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट, उसको निगल जाते हैं और निगल जाते हैं और उसको कहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं, तो ट्रैप कर लेते हैं फूड वैक्यूल्स में। ओके, समझ गए। इसके बाद इन्होंने फूड को अपने अंदर ले लिया, इंजेक्शन कर लिया। अब क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। अब इसको अमीबा अपने अंदर डाइजेस्ट करेगा। अब हम वो देखते हैं कैसे। जैसे कि हम इंसान अपने बॉडी में फूड को कैसे डाइजेस्ट करते थे, डाइजेस्टिव जूस की मदद से, तो ये अमीबा भी क्या करता है, जो फूड वैक्यूल्स हैं उसमें डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है, ठीक है। वो डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं, डाइजेस्टिव जूस क्या करेंगे, दे एक्ट्स ऑन फूड एंड ब्रेक देम डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। वो फूड को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देता है। तो जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं उसको अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो अपने वैक्यूल से एक्सक्रीट कर देता है, निकाल देता है, ठीक है। और जो ये एब्जॉर्ब फूड है उसको अमीबा क्या करता है, उसको अमीबा क्या करेगा, अपने ग्रोथ के लिए यूज करेगा, उसको अपने मेंटेनेंस के लिए यूज करेगा और उसको मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज करेगा, मतलब अपने रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये ना मल्टीप्लाई करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके बच्चों, जय हिंद।